के इस YouTube चैनल फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो क्लिप हमारा समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए कुंडलियों के समतुल्य प्रेरकत्व से संबंधित था, जिसको हमने देख लिया था। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसे अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि दो कुंडली होती है, जिसमें पहले को प्राथमिक कुंडली और दूसरे को द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में एक विद्युत स्रोत, एक धारा नियंत्रक एवं एक कुंजी को लगा देते हैं, और जब कुंजी को ऑन करके परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस द्वितीय कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसकी दिशा द्वितीय कुंडली के अक्ष के अनुदिश होती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के माध्यम से दिखाया गया है। इसी चुंबकीय क्षेत्र में द्वितीय कुंडली रखी होती है और इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाते हैं। अब जब कभी इस चुंबकीय फ्लक्स में प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के माध्यम से परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और उसके कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। एक बार फिर से, कुंजी को ऑन करके प्राथमिक कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी चुंबकीय क्षेत्र में द्वितीय कुंडली रखी होती है और उससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाएं होती हैं। जब कभी इस प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो बी में परिवर्तन होने के कारण द्वितीय कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है और इस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली के दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और लेंज के नियमानुसार यह प्रेरित धारा इस द्वितीय कुंडली में हुए धारा में परिवर्तन का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, क्योंकि इसी धारा में परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। या कहें कि यह प्रेरित धारा इस प्रकार होती है कि द्वितीय कुंडली में हुए फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है और फ्लक्स में परिवर्तन जो कि धारा आई में परिवर्तन के कारण होता है, तो इस आई में परिवर्तन का क्या करती है? प्रेरित धारा विरोध करती है। तो ऐसी स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध हो, और जब कभी इस धारा आई में वृद्धि के कारण फ्लक्स में वृद्धि होती है, तो ये धारा इस प्रकार होती है कि फ्लक्स में क्या हो? कमी हो। और फ्लक्स में कमी करने के लिए इस सिरे से चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं प्रारंभिक फ्लक्स रेखाओं के अपोजिट दिशा में इस तरह से चलने लगती है, और जब अपोजिट दिशा में ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं चलेंगी, तो इसका अर्थ सही है कि धारावाहिक कुंडली का ये सिरा उत्तरी ध्रुव होगा और उत्तरी ध्रुव होने के कारण इस सिरे पर धारा एंटी क्लॉकवाइज में बनेगी। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज में बहेगी, या कह लें कि इस धारा के विपरीत दिशा में इस कुंडली में धारा बहेगी। ये तो हो गया जब कभी धारा में वृद्धि के कारण फ्लक्स में वृद्धि होती है। और इसके विपरीत जब धारा में कमी के कारण फ्लक्स में कमी होगी, यानी इस दिशा में निकलने वाले फ्लक्स कम होंगे, तो ऐसी स्थिति में इसमें प्रेरित धारा इस प्रकार से होगी कि फ्लक्स में क्या हो? वृद्धि हो, और फ्लक्स में वृद्धि होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स इस दिशा में होगी, यानी जिस दिशा में चुंबकीय फ्लक्स प्रारंभिक था उसी दिशा में और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होंगे, ताकि चुंबकीय फ्लक्स में जो कमी हो रही है वो मेंटेन हो जाए, वो बराबर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इस दिशा में
फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी, प्रेरित होगी, और इस दिशा में जब फ्लक्स रेखा प्रेरित होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस ध्रुव हो जाएगा, और एस ध्रुव होने के कारण ये धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, यानी धारा की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की हो जाएगी, और ये जो इस धारा में कमी हो रही थी उसी कमी को क्या करेगी, पूरी करेगी। ये दोनों स्थितियों में धारा प्राथमिक धारा प्राथमिक धारा में वृद्धि के कारण प्लस परिवर्तन से उत्पन्न प्रेरित धारा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगी, फ्लक्स परिवर्तन के विरोध स्वरूप प्राथमिक धारा के विपरीत प्राथमिक धारा के विपरीत दिशा में होगा। यानी प्राथमिक धारा में वृद्धि के कारण जो फ्लक्स परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन से जो उत्पन्न प्रेरित धारा होगी फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगी और प्राथमिक धारा के विपरीत दिशा में होगी। दूसरा क्या हो जाएगा, प्राथमिक धारा में कमी के कारण फ्लक्स परिवर्तन से प्रेरित धारा मूल धारा के विरुद्ध मूल धारा में वृद्धि करेगी और प्रेरित धारा मूल धारा की दिशा में। तो अन्य प्रकरण हम देखते हैं कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे कुंडली के होने के कारण उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल एवं धारा उत्पन्न होती है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को
कहते हैं इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं तथा प्रथम कुंडली को प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीय कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। और प्रेरित धारा क्या करती है? फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसमें लिखेंगे कि लेंज के नियमानुसार लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो इस प्रकार होती है कि फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाए? कम हो जाए। कहने का आशय है कि अगर धारा को बढ़ने से फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो प्रेरित धारा इस प्रकार से बहेगी कि इस धारा में परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध करेगी। धारा बहने से, धारा के बढ़ने से यदि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो प्रेरित धारा इस धारा को कम करने का प्रयास करेगी, यानी इसके विरुद्ध बहेगी। और यदि धारा में कमी के कारण फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो ये प्रेरित धारा में कमी का विरोध करके इसको क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो इस तरह से प्रेरित धारा की दिशा होगी यहाँ पर। तो जैसे हम जानते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के कारण द्वितीय कुंडली के प्रत्येक लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅2 हो तथा द्वितीय कुंडली में लूपों की संख्या n हो, कैपिटल N, या द्वितीय कुंडली में लूपों की संख्या N2 हो तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स N2 into ∅2। तो ये द्वितीय कुंडली से संबद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स हो गया N2 into ∅2। और चुंबकीय फ्लक्स जो होता है प्राथमिक कुंडली में धारा I1 के अनुक्रमानुपाती है, तो यहां से लिख देते हैं सिंस N2 ∅2 अनुक्रमानुपाती I1, तो क्या हो जाता है N2 ∅2 बराबर एक कांस्टेंट M into I1।
और इसी यम को क्या कहते हैं, यहां एम एक नियतांक है, जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो उपरोक्त से m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू N2 phi2 अपॉन I1। अगर प्राथमिक कुंडली में धारा I1 का मान एकांक हो जाए, एकांक धारा प्रवाहित करें, क्या हो जाता है, यदि यहां से यदि प्राथमिक कुंडली में धारा I1 बराबर 1 हो जाए तो m इक्वल टू क्या हो जाता है, N2 इंटू 5, और N2 5 क्या है, द्वितीय कुंडली से संबद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स। तो यहां से क्या लिखेंगे कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान I1 इक्वल टू 1 हो तो धारा का मान एकांक हो तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होता है। यह हमारा अन्योन्य प्रेरकत्व का एक परिभाषा हो गया कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा I1 इक्वल टू 1 हो जाए, एकांक हो जाए, तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध जितने भी चुंबकीय फ्लक्स होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर हो जाएंगे। यहीं से हम एक और परिभाषा निकालेंगे कि सिंस E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी implies that E is equal to minus dt of N2 phi। या यही तो हो जाएगा E is equal to माइनस dt of N2 phi2 को लिख सकते हैं Mi1। या यही तो हो जाएगा E is equal to माइनस m di1 अपॉन dt, और यहां से क्या हो जाए कि di1 अपॉन dt इक्वल टू 1 इफ यदि di1 अपॉन dt इक्वल टू 1 यदि di1 अपॉन dt इक्वल टू 1 तो E इक्वल टू माइनस m या m इक्वल टू माइनस e। तो यहां से फिर एक परिभाषा बन के आएगी कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन दर एकांक हो जाए तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान के बराबर हो जाता है।
क्या लिखेंगे? यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन दर एकांक हो तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के बराबर होता है। ये अन्योन्य प्रेरकत्व की एक और परिभाषा होगी कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन दर एकांक कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसी के परिमाण के बराबर क्या हो जाएगा? दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व हो जाएगा। तो ये हो गया। आगे यदि दोनों कुंडलियां किसी माध्यम में रख दी जाए या कुंडलियों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो ऐसी स्थिति में अन्योन्य प्रेरकत्व के मान में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। तो एक लाइन और लिख लेंगे, यदि कुंडलियों में परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो बी में वृद्धि के कारण फाई में वृद्धि होगी। फलस्वरूप अन्योन्य प्रेरकत्व में भी वृद्धि हो जाती है, यानी परावैद्युत पदार्थ रखने से अन्योन्य प्रेरकत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यह हमारा अन्योन्य प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरकत्व से संबंधित टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।